नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो बिजली को लेकर तमाम वादे किए गए, दावे किए गए, लेकिन अब बिजली को लेकर किस तरह की राजनीति हो रही है उस पर भी हम बात करेंगे। किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने उस पर बयान दिया है, अरविंद केजरीवाल साहब ने क्या क्या बातें कही थी, उसकी तो बात होगी। लेकिन आज जिस तरीके से दिल्ली सचिवालय में जाने से रोका गया मीडिया को, उससे भी कई सवाल खड़े हुए हैं। उन तमाम सवालों पर, उन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पानी सबसे बड़ी कीमत देनी पड़ती है और पानी की कीमत का मूल कारण है बिजली। और बिजली हम मुहैया नहीं कर पाते, फिर पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती है, हर चुनाव में घोषणा करती है बिजली मुफ्त में देंगे। और मुफ्त में देने की घोषणा कौन करते हैं? जिनके पास बिजली नहीं है। मौका भी था, दस्तूर भी था। प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में मानव विकास में ऊर्जा की संभावनाओं और उसकी उपयोगिता को टटोल रहे थे। लेकिन भाषण के दौरान पीएम मोदी का मुफ्त बिजली पर दिया गया बयान विवादों में आ गया। पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान। पानी सबसे बड़ी कीमत देनी पड़ती है और पानी की कीमत का मूल कारण है बिजली। और बिजली हम मुहैया नहीं कर पाते, फिर पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती है, हर चुनाव में घोषणा करती है बिजली मुफ्त में देंगे। और मुफ्त में देने की घोषणा कौन करते हैं? जिनके पास बिजली नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में किसी का नाम भले ही ना लिया हो, लेकिन इशारा किस ओर था ये बताने की जरूरत नहीं। पीएम के बयान पर आम आदमी पार्टी की त्योरियां चढ़ गईं। बिजली देश की होती है, वो राज्य की नहीं होती। और मोदी जी को हमारा अनुरोध है कि चुनाव समाप्त हो गए हैं, इससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। उन्हीं के हमने बड़े बड़े होर्डिंग्स, बैनर्स देखे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि आधी बिजली मुफ्त देंगे दिल्ली चुनाव से पहले। मुफ्त बिजली पर पीएम के बयान से दिल्ली में बीजेपी की करारी हार की टीस झलक रही थी। चुनाव के दौरान बीजेपी ने भी बिजली के मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन फायदा ले गई आम आदमी पार्टी। मुझे नहीं पता वो कैसे पूरा होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आज इश्तेहार आया तो नरेंद्र मोदी का इश्तेहार झूठा नहीं हो सकता। सच तो यह है कि बिजली पानी जैसे जनता के मुद्दे उठाकर केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ऐसे में पीएम के इस बयान ने नई सियासी बहस छेड़ दी। इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली के पास अपनी बिजली तक नहीं है। दिल्ली में सिर्फ 1500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। सेंट्रल पावर सेक्टर से लगभग 3000 मेगावाट बिजली मिलती है। अलग अलग राज्यों से दिल्ली को 1000 मेगावाट बिजली मिलती है। ये सच है कि दिल्ली में सस्ती बिजली के वायदे को पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी को केंद्र सरकार की दरकार होगी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सस्ती बिजली पर मोदी केजरीवाल में तलवारें खिंच गई हैं? सवाल तो ये भी कि दिल्ली को सस्ती बिजली देने में कौन अटका रहा है रोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो चलिए अब सबसे बड़ा सवाल में चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले हमारे साथ जो तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं। डॉक्टर संबित पात्रा मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आशीष खेतान आम आदमी पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। राजीव त्यागी कांग्रेस के नेता मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बीएम वर्मा साहब जुड़ चुके हैं। आप विशेषज्ञ हैं बिजली मामलों के, कई बोर्ड से भी, बिजली बोर्ड से आप जुड़े रहे हैं। साथ ही विनोद अग्निहोत्री जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अमर उजाला के आप सलाहकार संपादक हैं। आपसे भी मैं बातचीत करूंगा, लेकिन पहला सवाल आशीष खेतान आपसे है। और उस सवाल से पहले जरा मैं दर्शकों को एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, आज किस तरह का नजारा देखने को मिला है दिल्ली सचिवालय में। जरा तस्वीरें आपके सामने हैं, जो उनको देखिए। हल्ला हंगामा इसलिए हुआ चूंकि यहां पर मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई थी। जो मीडिया कर्मी अब तक की जो व्यवस्था थी पिछले करीब 20 सालों से, उसके मुताबिक दूसरे फ्लोर तक, तीसरे फ्लोर तक, मुख्यमंत्री के कक्ष तक, उनके केबिन तक जा सकते थे, उन्हें वहां जाने से रोका गया। ऐसे में उनकी नाराजगी सामने आई है और इस तरह से आज हल्ला हंगामा हुआ है दिल्ली सचिवालय में। और इसी से जुड़ा पहला सवाल आशीष खेतान आपसे है। पारदर्शिता की तमाम दुहाइयां दी जाती थी, आम आदमी की बात कही जाती थी, वजह क्या है? मीडिया से ऐसी क्या नाराजगी, क्यों नहीं जाने देना चाह रहे थे सचिवालय के अंदर उन्हें? मीडिया से कोई नाराजगी का प्रश्न ही नहीं उठता है। और मीडिया की एंट्री कैसे हो, मीडिया की एंट्री के लिए किस तरह के नियम बने, कुछ नियम पहले से बने हुए हैं, उन नियम को हम रिव्यू कर रहे हैं। मीडिया को हम चाहते हैं कि वो सचिवालय में आए, लेकिन किस तरीके के प्रोसीजर उनके लिए फॉलो होने चाहिए, उस पर हमने मीडिया से पहले भी कहा था कि हम उसमें देख रहे हैं। आज सरकार का पहला दिन है
बार बार मीडिया कर्मियों को यह आश्वासन दिया गया कि हम उसमें देख रहे हैं। आपने वो तस्वीरें जरूर दिखाई, लेकिन इसमें तस्वीरों में यह भी देखना पड़ेगा कि हंगामा, आपने हंगामा शब्द का प्रयोग किया कि हंगामा कौन कर रहा है। सरकार ने आश्वासन दिया है मीडिया को कि हम नियम बना रहे हैं, पुराने नियम जो बने हुए हैं। मुझे एक चीज बताइए आशीष खेतान, मुझे एक बात बताइए, अब तक की जो व्यवस्था थी पिछले करीब 2 दशक से, उसको में बदलाव की आवश्यकता क्यों आप लोगों को पड़ी? ऐसा कौन सा काम आप लोग वहां पर करना चाहते हैं कि मीडिया कर्मी उसे ना देखें? दिक्कत क्या है? हाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि आज सरकार का पहला दिन है, नियम पहले से बने हुए हैं। मीडिया का एक्सेस कहां तक होना चाहिए, मीडिया के लिए एक प्रेस रूम बना हुआ है, वहां पर सारे लोगों को आमंत्रित किया गया, कैमरे अंदर आए, उसी कैमरों में जिस तरह से आशीष खेतान आप बहुत ही सीधी और सरल भाषा में ये बात समझा रहे हैं, मसला सिर्फ इतना भर है नहीं। आऊंगा सर मैं आपके पास, राजीव जी आता हूं आपके पास, लेकिन मेरे साथ कुमार कुंदन मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं जो कि वहां पर मौजूद थे, न्यूज़ 24 संवाददाता। कुमार, दिक्कत कहां हुई, जरा मुझे ये बताइए। आशीष खेतान कह रहे हैं कि पहले से जो व्यवस्था थी उसी के मुताबिक चीजें की जा रही हैं। देखिए, अगर यही उसी की व्यवस्था की तरह की जा रही थी तो 49 दिन की जब इनकी सरकार थी तो तीसरे फ्लोर के पास तक मीडिया जाती थी। इस बार की सरकार में ऐसा क्या खास हो गया कि तीसरे फ्लोर की तो बात छोड़िए, सचिवालय के अंदर एंट्री जाने तक इन्होंने बैन कर दिया, पहली बात। दूसरी बात कि इन्होंने बाकायदा एक्रेडिटेशन कार्ड इशू किया था। शुरुआत में तो ये विदाउट कैमरा भी अंदर जाने नहीं दे रहे थे लोगों को, बाद में 2 बजे के बाद इन्होंने विदाउट कैमरा जाने दिया। और उसके बाद जब हंगामा बढ़ता गया, पत्रकारों का दबाव बढ़ता गया, तो खुद नागेंद्र राय जो आधिकारिक प्रवक्ता है वो बाहर आए और उन्होंने कहा कि हमें समय दीजिए, हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। जब कोई परेशानी ही नहीं थी पिछली सरकार में इस चीज को लेके, तो इस बार कौन सी ऐसी परेशानी आ गई, ये ज्यादा बेहतर आशीष खेतान ही बताएंगे, जिसको सॉर्ट आउट करने की नौबत आ गई। पहली बात। जी हाँ कुमार बोलिए। दूसरी बात ये कि आखिर वो कौन सी ऐसी परेशानी है जिसका हवाला देकर मीडिया वालों को अंदर आप नहीं आने दे रहे हैं? क्या वो सरकार में अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा की बात है या फिर कुछ और? अखिलेश, आपको जानकर हैरानी होगी। मुझे बताइए, 1 मिनट कुमार, आप लंबे वक्त से दिल्ली सरकार कवर कर रहे हैं, एक बात मुझे जरा पहले आप बताइए, सुरक्षा की भी अगर बात है तो इसके पहले भी तो तमाम मुख्यमंत्री रहे हैं ना, शीला दीक्षित से लेकर बीजेपी तक के, तो तब क्या सुरक्षा का मसला नहीं होता था? कैसे मीडिया कर्मी उनके केबिन तक पहुंच जाते थे? देखिए, सुरक्षा का मुद्दा हमेशा से रहा है सचिवालय में, और आप जो एक्रेडिटेशन कार्ड लोगों को इशू करते हैं उसका बाकायदा पुलिस वेरिफिकेशन होता है, और हम जब अंदर जाते हैं तो हमारी प्रॉपर फ्रिस्किंग होती है और भी कई सारे प्रोसीजर से हमें गुजरना पड़ता है। उसके बाद हम मुख्यमंत्री के कमरे तक जाते हैं या फिर किसी और मंत्री के कमरे तक। अगर किसी को हमसे मिलना है तो मिले, नहीं मिलना है तो नहीं मिले। ऐसा तो नहीं है कि हम वहां जाके जबरदस्ती आज क्या आप लोगों को वहां जाने ही नहीं दिया गया उस कॉरिडोर में, उस जगह तक जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? अखिलेश, वहां पे बाकायदा बैरिकेड लगाया हुआ था, वहां बाकायदा पुलिस की तैनाती थी, और इतना ही हो गया। आपसे मैं समझ गया पूरी स्थिति। आशीष खेतान, जरा मुझे ये बताइए, आम आदमी पार्टी की सरकार और तमाम मंत्रियों में खास दिखने की इतनी बड़ी चाहत क्यों? फिर से प्रश्न अपना फिर से पूछिए। आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है और आप खास तो नहीं दिखना चाह रहे हैं, क्यों? ये दूरी क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं मीडिया से? मीडिया का मतलब आम लोग हैं, आप तो उन्हीं के बीच रहते हैं। देखिए, खास, हाँ, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया कि खास और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच में क्या फर्क होना चाहिए। हम कैसे आम हैं, हम कैसे पारदर्शी हैं और हम कैसे ईमानदार हैं, यह हमारे काम करने के तरीके में आपको पहले दिन से दिखेगा। जहां तक मीडिया को किस तरह की एक्सेस मिलनी चाहिए, मीडिया कहां किस फ्लोर तक आना चाहिए, उस पर मैंने बताया कि आज सरकार का पहला दिन है। आपने 49 दिनों की सरकार का हवाला दिया। 49 दिनों की सरकार के बाद 1 साल तक केंद्र शासित सरकार रही है दिल्ली में। आज सरकार का पहला दिन है। जो भी नियम कानून है, जब आपके पत्रकार ने खुद बताया कि नागेंद्र जी जो मीडिया एडवाइजर है सीएम के, उन्होंने बाहर आके आश्वासन दिया कि हम उन नियमों को देख रहे हैं। उसके बाद मेरा बड़ा बुनियादी सा सवाल है आशीष खेतान, आप बात को भटका रहे हैं अपनी तर्क शक्ति से, विरोध नहीं होती। इसकी जरूरत ही क्या थी, इसकी दरकार क्या थी कि आप प्रोसीजर नया बनाएंगे, आप इस तरह से चीजें तय करेंगे? ये क्या चाहते हैं आम आदमी पार्टी? अखिलेश, मैं भी दिल्ली विधानसभा को और दिल्ली सरकार को कवर कर चुका हूं नवभारत टाइम्स में अपने रिपोर्टिंग के दिनों में। उत्तर प्रदेश सरकार भी हमने कवर की है और पार्लियामेंट और केंद्र सरकार तो कवर कर रहे हैं। मुझे अजीब सही लग रहा है कि जिस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में 3 पत्रकार, मनीष सिसोदिया, आशुतोष और आशीष खेतान खुद हो, वहां की सरकार अपने पहले दिन अगर मीडिया को प्रतिबंधित करती है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि नियम तो बने हुए हैं,
आप नियम को रिव्यू करिए, आपका अधिकार है, लेकिन उसके लिए समय धीरे धीरे करिए ना। आज पहले जब भी सरकार का पहला दिन होता है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, मीडिया की उत्सुकता होती है वहां जाने की, लोगों से बात करने की, और उस दिन तो बल्कि ज्यादा छूट होती है। मैंने तो उत्तर प्रदेश जैसी राजधानी कवर की है, दिल्ली में किया है, कि जिस दिन पहले दिन तो अतिरिक्त छूट होती है कि भाई ठीक है आज तो पहला दिन है, आओ मिठाई खाओ, ये करो, वो आपस में मिलते जुलते हैं। आज ही आपने बैरिकेड लगा दिया, तो ये तो बड़ी विडंबना है। नंबर एक, मैंने दिल्ली सरकार वो दौर दे रखा है मदन लाल खुराना और साहब सिंह वर्मा का, कि मतलब इतने एक्सेसिबल चीफ मिनिस्टर थे दोनों कि कोई भी पत्रकार कभी भी उनके केबिन में जा सकता था। खुराना ही तो विधानसभा सत्र के बाद बुला के चाय पिलाते थे और वेरी मच एक्सेसिबल। तो शीला दीक्षित भी अपने शुरुआती दौर में बहुत एक्सेसिबल थी, बाद में उनकी एक्सेसिबिलिटी कम हुई और धीरे धीरे बाद में काफी दिक्कत आई। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो स्वयं आम आदमी पार्टी के नेता हैं और एक्सेसिबिलिटी के मामले में वो खुद दवाई देते हैं, मनीष है, आशीष है, सब हमारे मित्र हैं, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये इसकी अभी अचानक जरूरत क्यों पड़ गई कि एकदम से आपने बैन कर दिया। डॉक्टर संबित पात्रा, आम आदमी पार्टी सरकार का ये कदम क्या बताता है? देखिए, वैसे मैं आलोचना नहीं करना चाहूंगा, धैर्यपूर्वक इस पूरे विषय को अनफोल्ड होते हुए देखना चाहूंगा, और मैं चाहता हूं और आशीष भाई से ये निवेदन भी करूंगा कि आप मीडिया, आम आदमी पार्टी को मीडिया ने एक बहुत बड़ा स्थान दिया है और आप आज जिस मुकाम पे है उसमें स्वाभाविक रूप से मीडिया का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो हम यह भी चाहेंगे और आपको भी यह चाहना चाहिए कि जब आप सरकार में आए हैं, इस मैंडेट के साथ आए हैं और आप कह रहे हैं कि अच्छा काम करेंगे, जो हम आशा करते हैं, तो यह भी मीडिया देखे, यह भी मीडिया दिखाए। आखिर आम आदमी का आंख मीडिया ही तो है। आम आदमी कैसे जानेगा आप क्या कर रहे हैं? वो ऐसे ही जानेगा कि जब मीडिया आपके दरवाजे तक पहुंचेगी, मंत्रियों के काम को जनता तक पहुंचाएगी, तभी पारदर्शी तरीके से जनता जान पाएगी। तो हम आशा करते हैं कि आगे आप ऐसा नहीं करेंगे। आशा करते हैं कि पारदर्शी। आप जवाब दीजिए। राजीव जी, आता हूं आपके पास। आशीष खेतान एक छोटा जवाब दीजिए, फिर मैं कांग्रेस के नेता के पास जाऊंगा। आशीष खेतान। मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि पारदर्शिता और एक्सेसिबिलिटी और ईमानदारी हमारे काम करने के तरीके में हमारे जनता के सीधे संपर्क में दिखनी चाहिए और उसका मूल्यांकन भी वैसे ही होना चाहिए कि हम जनता से कैसे सीधे तरीके से जुड़े हैं। जहां तक विनोद अग्निहोत्री जी ने कहा कि मीडिया को चाय पिलाना है, मीडिया को मिठाई खिलाने वाली बात है, उसको एक्सेसिबिलिटी, पारदर्शिता, ईमानदारी से अलग रखना चाहिए। मीडिया को बयान को ट्विस्ट से माहिर है, लेकिन आप इस तरीके से इसको ना समझे। आशीष, मेरा कहने का मतलब ये था कि एक्सेसिबिलिटी प्रतीकात्मकता की बात है। तरीका अपना अपना, चाय ना पिलाइए, पानी पिला दीजिए, पानी मत पिलाइए, खबर दे दीजिए, बात कर लीजिए। मेरा चाय तो एक संबंधों की बात है, कोई चाय पीने पत्रकार नहीं जाते या मिठाई खाने नहीं जाते। आप भी पत्रकार रहे, हम भी पत्रकार हैं, हम लोग कोई बात पूरी कर लो। पूरी कीजिए आशीष, बोलिए। विनोद जी, अपनी बात में पूरी कर लूं? हाँ, करिए। बात में पूरी कर लूं। जो विनोद जी ने कहा एक्सेसिबिलिटी, मीडिया मतलब मीडिया कैसे सीएम के दफ्तर में पहुंचे, कैसे डिप्टी सीएम के दफ्तर में पहुंचे, पानी पिए, खबर ले, उसको एक्सेसिबिलिटी और पारदर्शिता से अलग रख के देखिए। मीडिया को कैसे एक्सेस दिया जाए, कैसे पानी पिलाया जाए, कैसे खबर दी जाए, उसके नियम। पानी पिलाना मीडिया को चाह रहे हैं आप, मिलाकर तस्वीर ऐसी नजर आ रही है और ईमानदारी से। मैं एक बयान भी जरा दर्शकों को दिखाता हूं। नहीं, ठीक है, आपने पानी पिलाने की बात कही ना, किस तरीके से पहले ही दिन अरविंद केजरीवाल साहब मीडिया को लेकर ही मुखर दिख रहे थे। वो बयान भी जरा मैं सुनवाता हूं, फिर आऊंगा राजीव त्यागी आपके पास। जिसके लिए अन्ना हजारे जी ने और हम सब लोगों ने मिलके इसी रामलीला मैदान में इतना बड़ा आंदोलन किया था, जन लोकपाल बिल। जन लोकपाल बिल भी पास करना बहुत जरूरी है। जल्द से जल्द जन लोकपाल बिल पास करेंगे। लेकिन मैं मीडिया के साथियों से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं। मैं गाड़ी से उतरता हूं तो माइक लगा देते हैं, कितने घंटों में करोगे जी? 24 घंटों में करोगे कि 72 घंटों में करोगे? 30 घंटों में करोगे कि 32 घंटों में करोगे? मैं उनसे कहना चाहता हूं जी, सरकार ऐसे नहीं चलती। तो सरकार में आते ही ऐसा लगता है कि अब जुबान बदल गई है और वाकई लोग कह रहे हैं कि बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। राजीव त्यागी जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है। आप कह रहे हैं कि गाड़ी से उतरते अरविंद केजरीवाल साहब को अब दिक्कत है कि आप माइक लगा देते हैं। पहले जब चुनाव के दौरान माइक लगते थे तब तो दिक्कत नहीं थी। ये क्या है मतलब इसका? क्या जवाबदेही से बचना चाहते हैं? मीडिया का मतलब क्या है? मीडिया का मतलब आम आदमी का जो प्रवक्ता है और आम आदमी पार्टी की सरकार, उसके लोग खास होना चाह रहे हैं। देखिए अखिलेश जी, आज उनका पहला दिन है सरकार का, मेरी तरफ से शुभकामनाएं और बधाई उनको। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आशीष खेतान जी और सभी लोग बाग पॉलिटिकल लोगों को ये समझना होगा
कि जो मीडिया है भारतवर्ष का, वो उभरते हुए भारत की प्रतिनिधित्व करता है, वो नौजवान भारत का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि उत्सुक है अपने सवालों को जानने के लिए, अपने लिए जो विकास की योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती है उनके लिए जानने का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे समय पे इस तरह के बैन लगाना, इस तरह से रोकना उनको, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। अब तलवार से ज्यादा जो ताकतवर है वो कलम की ताकत होती है। 2014 में कांग्रेस पार्टी ने बखूबी इसको देखा और 2015 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इसको दिल्ली के चुनाव में देखा। तो मेरा कहना यह है, आशीष खेतान साहब को मैं याद दिलाऊंगा, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हमें अहंकार से बचना चाहिए राजनीति में, और मैं सहमत हूं, अहंकार नहीं करना चाहिए राजनीतिक लोगों को। लेकिन इस तरह से मीडिया पे प्रतिबंध लगाना, उनका ना पहुंच पाना और उनको पारदर्शिता की जो बात की थी भारतीय आम आदमी पार्टी ने, तो उसमें निश्चित रूप से मीडिया की पहुंच निश्चित रूप से चीफ मिनिस्टर का ऑफिस तक होनी चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं। ठीक है आशीष खेतान जी, आप आश्वस्त करते हैं न्यूज 24 के माध्यम से तमाम लोगों को, मीडिया कर्मियों से लेकर देश की जनता को, दिल्ली की जनता को, कि कम से कम आने वाले दिनों में ऐसी तस्वीर नजर नहीं आएगी सचिवालय में। मैं दिल्ली की जनता को और देश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि भारत के राजनीतिक इतिहास में यह सरकार सबसे पारदर्शी, सबसे ईमानदार, सबसे जवाबदेह सरकार होगी, जो सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होगी। हम सरकार आपकी चौखट पे लाएंगे, हम सरकार आपके मोबाइल फोन पर लाएंगे, हम सरकार आपके द्वार पर लाएंगे, ये हमारा नारा है। सरकार का काम आपको रोज दिखेगा। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं, आप लोग बात ही नहीं पूरी करने दे रहे। नहीं बोलिए बोलिए, वो राजीव त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे थे। सरकार और मंत्रियों का काम और एमएलएज का काम आपको पहले दिन से दिखेगा, ग्राउंड पर दिखेगा, जमीन पर दिखेगा, अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में दिखेगा, अपने स्कूल, अपने अस्पताल में दिखेगा, पानी के कनेक्शन में दिखेगा, बिजली के बिल में दिखेगा। इस तरीके की सरकार हम देना चाहते हैं। जहां तक मीडिया की बात है, मीडिया की एक्सेस कैसी होनी चाहिए उसके नियम बन रहे हैं। अच्छा, मीडिया के एक्सेस के लिए लेकिन आप नियम बनाएंगे, इसमें आपकी दिलचस्पी है, यह आप आशीष खेतान कह रहे हैं। हाँ, मैंने कहा मीडिया की एक्सेस कैसे हो, चलिए कहां तक हो, किस तरीके से हो, कैसे प्रेस वार्ता हो, उसके नियम बनेंगे। चलिए ठीक है। विनोद अग्निहोत्री जी आखिरी कमेंट, उसके बाद मैं अगले सवाल के हिस्से की तरफ जाऊंगा। नहीं देखिए, आम आदमी पार्टी चाह रही है कि मीडिया के एक्सेस कैसे वो तय करें। नहीं, मीडिया को लेकर के, मीडिया को मीडिया को नियंत्रित तो खैर करने की बात कोई सरकार नहीं करेगी, करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, कुछ नियम कायदे बनते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कुछ नियम कायदे सरकार बनाए, हम इसमें हमें कोई एतराज नहीं। कई तमाम लोग पत्रकारों के वेश में गलत तत्व भी घुस जाते हैं, तमाम सारे लोग, तो उनको भी रोकना जरूरी है। तो इसके लिए निश्चित रूप से कुछ नियम कायदे बनने चाहिए, अगर उनकी कोई कमी है दिल्ली सरकार की। लेकिन मैं ये लेकिन जो आशीष ने भी कहा, बहुत अच्छी बात है कि सरकार चौखट तक पहुंचे, मोहल्ले तक पहुंचे। यही बात नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि उनकी सरकार भी जो है आम आदमी तक सीधे संवाद करती है ट्विटर के माध्यम से, और उसके तब हम सारे लोग यही कहते हैं, इसमें हमारे पत्रकार मित्र लोग भी शामिल हैं, कि भाई आप मीडिया के साथ संवाद क्यों नहीं करते, मीडिया के जरिए संवाद क्यों नहीं करते। मोदी साहब तो वन वे कम्युनिकेशन रखते हैं, तो नहीं बोलते हैं, ये भी वन में, हम आगे बढ़ेंगे, बिजली की बात करते हैं, ये भी वन में कम्युनिकेशन हो जाएगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब है आप जनता से संवाद रखें, लेकिन मीडिया को भी इग्नोर न करें, अनदेखा न करें। नहीं, मीडिया को वो चाह के भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अगर कोई इग्नोर करने की कोशिश करेगा तो शायद जनता उसे इग्नोर कर दे, उस पर हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन अब बिजली पर हम किस तरह से सियासत हो रही है उस मुद्दे पर आते हैं। आज दरअसल जो प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया था, आज नहीं रविवार को यह बयान आया था, उन्होंने कहा था कि चुनाव के वक्त हर पार्टी सस्ती बिजली का वादा करती है, लेकिन वो ये नहीं देखती कि राज्य में बिजली है भी या नहीं। पीएम के इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से भी बयान आया, जिसमें कहा गया कि बिजली देश की होती है, किसी राज्य की नहीं। किस तरीके से इस पूरे मामले पर अब सियासत हो रही है, क्यों आखिर मोदी साहब ने ये बातें कही है, इस पर अब आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं, नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं। चलिए कुछ देर के बाद सुनाएंगे, जब वो बयान हमारे पास होगा हम उसे चलाएंगे, प्ले करेंगे। लेकिन संबित पात्रा जी, नरेंद्र मोदी साहब को ये बातें क्यों कहनी पड़ी? अखिलेश जी, मैं आशा करता हूं कि आपने वो आधे घंटे के पूरे भाषण को देखा होगा जब कल नरेंद्र मोदी जी रिन्यूएबल एनर्जी के कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। मैंने उस पूरे भाषण को सुना है, और जिस उत्कृष्ट ढंग से उस भाषण को रखा गया है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया गया है। प्राइम मिनिस्टर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ कह रहे थे, हम उसको आज एक राजनीतिक, एक पॉलिटिकल टेम्परामेंट और पॉलिटिकल ओवरटोन देने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने खुद, आपने अगर भाषण के पहले हिस्से को सुना है, उन्होंने कहा है कि
देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिम जाते हैं, सुबह 15 मिनट दौड़ते हैं, वहां बिजली खर्च करते हैं, और वो जब एयरपोर्ट में जाते हैं तो एस्केलेटर इस्तेमाल करते हैं और वहां भी बिजली खर्च करते हैं। और उन्होंने कहा उनमें से मैं भी एक व्यक्ति हूं, मैं भी एस्केलेटर का इस्तेमाल करता हूं। इसलिए आवश्यक है कि हम सब अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाए ताकि हिंदुस्तान के भविष्य को हम सजो के रख सके। बिजली अपने बच्चों के लिए मतलब इसके पीछे कहीं से भी हम ये बात ना देखें कि दिल्ली में जो आपको बिजली का करंट लगा है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने मुद्दा उठाया, अरविंद केजरीवाल साहब खंभों पर चढ़ जाते थे, उसका एक नुकसान हुआ, उससे आहत होकर या उसको मद्देनजर रखकर आप लोगों ने बयान नहीं दिया है? बिल्कुल नहीं। आप पूरे भाषण को चलाइए, खुद लोग जो देखेंगे उस भाषण को सुनेंगे वो जान जाएंगे। ठीक है, कहीं तो भी आशीष खेतान जी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया, सिंगुलैरिटी में नहीं किया। तो आशीष खेतान जी फिर आप लोग क्यों कह रहे हैं कि बिजली पूरे देश की होती है ना कि राज्य की? क्या राजनीति कर रहे हैं आप लोग इसी बहाने? देखिए, मैं कुछ बयान आपको याद दिलाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहे कि दिल्ली की जनता को सस्ती बिजली मिलनी चाहिए और सस्ती बिजली का वो इंतजाम करेंगे। माननीय पावर मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने अभी जनवरी के महीने में बयान दिया था कि दिल्ली को जनरेटर से मुक्त करेंगे और दिल्ली की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी को एक्सपैंड करेंगे। और अभी चुनाव में 10 दिन पहले तो रोज अखबारों में इश्तिहार आ रहा था कि बिजली के दाम आधे करेगी भारतीय जनता पार्टी। अब इसमें सवाल ये उठता है कि बिजली सस्ती होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, इसका क्या रिश्ता है कि बिजली कहां बनती है? बिजली आमतौर पर वहीं बनेगी, खास करके थर्मल पावर वहीं बनेगा जहां पर कोयले की खदानें होंगी। कोयले की खदानें सिर्फ एक राज्य, एक जिले की नहीं होती हैं, कोयले की खदानें पूरे देश की होती हैं, क्योंकि कोयले की खदानें देश में झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में है। तो वहीं पर पिट हेड्स पर पावर प्लांट लगेंगे। लेकिन क्या सिर्फ वो उन्हीं राज्यों के लिए बिजली बनाएंगे? नहीं, वो पूरे देश के लिए बिजली बनाएंगे। लेकिन सस्ती बिजली कैसी बनी जाए उसके लिए रिफॉर्म्स की जरूरत है, उस पर बहस होनी चाहिए। संबित पात्रा मेरे मित्र भी कह रहे थे कि इसको हम पॉलिटिकल ओवरटोन दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की बात को। पॉलिटिकल ओवरटोन देने में माहिर मुझे लगता है शायद नरेंद्र मोदी जी से माहिर कोई पॉलिटिशियन आज की डेट में भारतवर्ष में कोई भी नहीं है, और पिछले 1 साल से हम लोग पॉलिटिकल ओवरटोन उनका भाषणों में देख भी रहे हैं। मेरा कहना यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम अगर सरकार में आए तो हम जैसे मोबाइल की पोर्टेबिलिटी है, हम लोग बिजली की पोर्टेबिलिटी भी करेंगे, लेकिन कार्य योजना कोई नहीं बताई थी। मेरा कहना यह है कि जिस तरह से 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीती थी, भले भारतीय जनता पार्टी इस टाइम पूरी हार गई और हम लोगों को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन उसके बाद भी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है दिल्ली को बेहतर बिजली मिले। जब हम सरकार में आए थे तो उस वक्त करीब करीब दिल्ली में 1054 मेगावाट बिजली बनती थी, और जब हमने सरकार छोड़ी थी तो 2235 मेगावाट बिजली बन रही है और करीब करीब 5645 मेगावाट बिजली की सप्लाई दिल्ली को मिल रही थी। 2013 में अगर अखिलेश आनंद जी आप ध्यान से देखेंगे तो बिजली की कटौती, जो रोस्टर्स हैं, सब जगह रोस्टर्स लगे हुए हैं, रजिस्टर बने हुए हैं, 2013 में नगण्य कटौती थी बिजली में, और 2014 की गर्मियों में जिस तरह से कटौती हुई थी वो चिंता का विषय है। मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को और आम आदमी पार्टी सरकार को सामंजस्य बना करके दिल्ली के लोगों को बेहतर बिजली देनी चाहिए और इस ईगो की लड़ाई से बाहर निकलना चाहिए। ये ईगो की लड़ाई है साहब? बिल्कुल ईगो की लड़ाई है। अच्छा, मेरा सवाल अब आपसे बीएम वर्मा जी, आप बिजली मामलों के जानकार हैं, कई बिजली बोर्ड से आप जुड़े भी रहे हैं, जरा मुझे ये बताएं, जो फॉर्मूला लेकर आम आदमी पार्टी आई है बिजली की दरों को कम करने के लिए, सब्सिडी का वो फॉर्मूला है, आपको लगता है कि सब्सिडी इसका कोई इलाज है या फिर ये भी अपने आप में एक बीमारी है? मैं एक पर्टिकुलर स्टेट, एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं करूंगा। अगर आज मैं दिल्ली की पिछले 15 साल से 20 साल से करें तो हर साल 1500-2000 करोड़ राइट ऑफ हो जाता था। वो इनडायरेक्ट सब्सिडी थी, उसे बोला नहीं जाता था सब्सिडी है। यही चीज पंजाब में हो रही है, यही चीज हरियाणा में हो रही है, सब जगह हो रही है। तो बात यह है कि जैसे आपको आज खाने की जरूरत है, पानी की जरूरत है, बिजली एक ऐसी स्थिति तक हो सके, कोई भी आदमी 1 घंटे की कटौती भी टॉलरेट नहीं कर पाता। एक नंबर 2, मेरे पास पूर्वांचल विद्युत वितरण रहा, ईस्टर्न यूपी, जिसमें आप देखें गरीबी की अगर रेखा से पीछे इतने लोग हैं, जितने धरने प्रदर्शन मैंने ईस्टर्न यूपी में देखे कहीं नहीं देखे। काम क्या था? बिजली नहीं थी। एक दूसरा, अफोर्डेबिलिटी, आपके बजट के अंदर आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। तो एक ऐसा मॉडल बन गया है दिल्ली का। अब मैं दिल्ली की तरफ से आता हूं। दिल्ली में जनरेशन कॉस्ट प्लस, ट्रांसमिशन कॉस्ट प्लस,
डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट प्लस, तो कंपटीशन कहाँ रहा? कौन इसको डिसाइड करेगा कि भाई बिजली की रेट एक आम आदमी को जी। एक है फार्मूला सब्सिडी, कल दूसरा फार्मूला है हर चीज को कम रखिए, कॉस्ट ऑफ जनरेशन कम से कम हो, कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन कम से कम हो। नहीं, सब्सिडी जो फॉर्मूला है वर्मा साहब, उसका क्या मतलब है? वो तो जनता के ही पैसे ना, ना आप उसको बुनियादी ढांचागत विकास में लगाए ना कि आप सब्सिडी देकर बिजली कंपनियों पे तो कोई इसका असर नहीं होने जा रहा है। नहीं, देखिए बात यह है, आज अगर सारे हिंदुस्तान की बात की जाए, मेरे को एक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बता दीजिए जहां की या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सब्सिडी नहीं दी जा रही। इनडायरेक्ट सब्सिडी क्या होती थी देशों में? बिल्कुल 2 साल बाद। बहुत महत्वपूर्ण बात है वर्मा साहब कह रहे हैं। मैं विनोद जी के पास आऊंगा, एक ब्रेक के बाद रुकना पड़ेगा सर हमें एक ब्रेक के लिए। लेकिन ये बड़ा सवाल है, वाकई क्या हमारे देश में बिजली के बहाने वोट बैंक साधने की सियासत होती रही है? आम आदमी पार्टी के सस्ती बिजली के वादे पर जो बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, अब उस पर सियासत शुरू हो गई है। पीएम ने कहा था कि चुनाव के वक्त हर पार्टी सस्ती बिजली का वादा करती है, लेकिन वो ये नहीं देखती कि राज्य में बिजली है भी या नहीं। आखिर इस तरह की बात प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों कही, एक बड़ा सवाल है। पहले आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के बयान का वो अंश, वो हिस्सा। पानी सबसे बड़ी कीमत देनी पड़ती है और पानी की कीमत का मूल कारण है बिजली, और बिजली हम मुहैया नहीं कर पाते। फिर पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती है, हर चुनाव में घोषणा करती है बिजली मुफ्त में देंगे। और मुफ्त में देने की घोषणा कौन करते हैं? जिनके डॉक्टर संबित पात्रा, देखिए भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने अरविंद केजरीवाल साहब का नाम ना लिया हो, लेकिन लोग ये समझ सकते हैं इशारों इशारों में किधर आपका निशाना है। यहां पर जो बिजली का करंट आप लोगों को लगा है उसकी पीड़ा तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग नहीं चाहते कि बिजली पर किया गया वादा आम आदमी पार्टी यहां पूरा कर सके दिल्ली में? अखिलेश जी, मुझे 50 सेकेंड दीजिए, मैं पूरे विषय को समझाता हूं। आपने एक बहुत पर्टिनेंट सवाल पूछा कि आखिर मोदी ने ऐसा क्यों कहा। अब मैं जवाब देता हूं क्योंकि मैंने पूरा भाषण सुना है। पूरे भाषण में मोदी जी ने यही कहा है कि जितना रिसोर्सेज इस देश के पास है उसी रिसोर्स को या तो हमें जस्ट तरीके से यूज करना है, अर्थात सभी के बीच बराबर से बांटना है, या तो हमें अपने रिसोर्स बढ़ाने हैं। उन्होंने रिसोर्स बढ़ाने की बात कही कि हाँ, सब्सिडी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मगर उसके साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि बिजली बढ़े कैसे। बिजली के उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्होंने सूर्य के रथ के 7 घोड़े की आलोचना की है, जिसमें उन्होंने कहा थर्मल पावर, गैस पावर, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर, सोलार, ग्रीन और बायोमास, ये 7 घोड़े मिलकर सभी राज्यों में किस प्रकार से इन बिजली की उत्पादन बढ़े, इस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। जिस अंश में आपने अभी सुनाया, उस अंश में उन्होंने कहा पानी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कृषक के लिए, और कृषक बिजली खर्च करता है डीजल का पंप चलाने के लिए। अगर हम सोलार पंप उसे दे दें तो माइक्रो इरिगेशन बढ़ जाएगा। वो बातें सही है, बिजली पर जो उन्होंने कहा मुफ्त बिजली वाली बात है, वो तो बोलिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया, इतने बड़े विषय को प्रधानमंत्री ने रखा, मगर हम डिस्कशन कर रहे हैं केवल आम आदमी। सर, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें उनकी वो पीड़ा झलक रही है। मैं आपको एक जरा दिखाता हूं, आप लोगों का जो विज्ञापन था दिल्ली में, देखिएगा जरा उसमें क्या वादा आप लोगों ने, क्या दावा आप लोगों का था। अगर ये पूरी स्क्रीन पर आप विज्ञापन तो मैं पढ़ के भी सुना दूंगा आपको। देखिए, सुन लीजिए क्या लिखा था। मोदी जी का ऐलान, बिजली बिल के होंगे आधे दाम। तो इस तरह का वादा तो आपने भी किया था आशीष खेतान जी। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। मोदी जी ने यही है कि ये यूटर्न वाली जो एक छवि बन रही है केंद्र सरकार की, ये बड़ी चिंताजनक है कि चुनाव के पहले कुछ बोलते हैं, उसको चुनाव के बाद कह देते हैं कि जुमला था। काला धन वापस लाने की बात थी, चुनाव के बाद जुमला था। अच्छे दिन आने वाले थे, चुनाव के बाद जुमला था। आप खुद विज्ञापन दिखा रहे हैं कि बिजली के दाम आधे करने का वादा था। आम आदमी पार्टी पे लोगों ने ज्यादा यकीन किया क्योंकि उन्हें लगा था कि ये करके दिखाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि हो नहीं सकता है क्योंकि देश में बिजली नहीं है। आज सबसे बड़ा सवाल ये है और इस पर मैं लंबी बहस के लिए तैयार हूं, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपका चैनल और बाकी लोग इस पर बहस कर रहे हैं। देश में बिजली की उतनी कमी नहीं है, जितनी बड़ी समस्या यह है कि ऊपर से नीचे तक बिजली के क्षेत्र में चोरी हो रही है। उदाहरण के तौर पर अदानी जी की एक फाइल DRI ने इन्वेस्टिगेशन किया है। 500 करोड़ रुपए का पावर प्लांट उन्होंने 3000 करोड़ रुपए का दिखाया। 2500 करोड़ रुपए का चूना पब्लिक सेक्टर बैंक्स का लगाया और 2500 करोड़ रुपए की लागत अब जनता से वसूल रहे हैं।
ज्यादा पैसा दिखा करके हमने ज्यादा खर्चा किया। इसी तरीके से कोयले इस तरह का खेल होता है क्या? मैं बीएम वर्मा जी से समझना चाहूंगा। आता हूं विनोद जी, आपके पास आऊंगा। आता हूं राजीव जी, आपके पास भी आऊंगा। वर्मा साहब, ऐसा खेल होता है क्या? मुझे जरा ये बताइए। इनकी कोई बात नहीं कर रहा। मैं हाँ, डॉक्टर समित पात्रा, छोटे में जवाब दे लीजिए, फिर मेरे साथ एक विशेषज्ञ है, उनसे मैं बात करना चाह रहा हूं। डॉक्टर समित पात्रा, बिल्कुल छोटे में, 20 सेकंड में। अखिलेश जी सम्मान में कहना चाहता हूं, जितने लोग बैठे हैं सबको सम्मान देते हुए, आशीष भाई को सम्मान देते हुए, कि ऐसा लग रहा है डिबेट में मानो भारतीय जनता पार्टी को 67 सीट आ गई है और हम बिजली के रेट आधे नहीं कर रहे हैं। देखिए, जिस पार्टी को मैंडेट मिला है, हमने उनको बधाइयां दी हैं, स्वाभाविक रूप से उनको करना है जो उन्होंने वादे किए थे। जनता ने उनपे विश्वास किया है। लेकिन ये बिना आपके मुमकिन नहीं है समित पात्रा जी। जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे मुमकिन नहीं है। बीएम वर्मा जी मुझे समझाएंगे इसका फॉर्मूला। आता हूं सर आपके पास, और जनता को समझने भी दीजिए क्या खेल है ये। देखिए, जो इन्होंने कहा है इंडस्ट्री में होता है, मैं ये नहीं कह सकता कि भाई नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर का एक मेजर मोटिव है प्रॉफिट कमाना। अगर आप देखें जनरेशन, मैंने क्या भी प्रकार जनरेशन कॉस्ट प्लस है, ट्रांसमिशन कॉस्ट प्लस है, डिस्ट्रीब्यूशन दिल्ली के लिए कॉस्ट प्लस है, कई स्टेट्स में अलग है। जनरेशन कंपनीज ने बना ली एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स, जिसमें ऑलमोस्ट 30 कंट्री के जनरेटिंग कंपनीज मेंबर्स हैं। तो आप उनकी नेगोशिएटिंग पावर या लॉबिंग पावर आप कह दीजिए, ठीक है, कम नहीं है। ठीक है, उसके अपोजिट अब ये डिस्कशन होती है, कहता है जी ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म। रेगुलेटरी मैकेनिज्म में डिस्ट्रीब्यूशन को, आम आदमी को कौन रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये ज्यादा है, इसको कम होना चाहिए। वहां कोई एक ऐसी बॉडी नहीं है। तो होता क्या है, इट्स वन साइडेड मैच। एक पुअर वीक ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा कर दिया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस, और ये कॉस्ट प्लस बहुत। देखिए, मेरा कहना इसमें ये अखिलेश जी कि आम आदमी पार्टी ने जो चुनाव लड़ा, उनका मैनिफेस्टो में फ्री एजेंडा है हर चीज का। बिजली से लेके, पानी से लेके, वाईफाई से लेकर के अन्य बहुत सारी चीजों तक उनका फ्री एजेंडा है। और उधर भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव 2014 में लड़ा था, वो विकास के एजेंडे पे चुनाव लड़ा था। मैं संबित पात्रा मेरे मित्र हैं, जरा मुझे बताएं कि विकास के नाम पे किसी भी कंपनी की कोई ईंट रखी गई आज तक? क्या कहीं कितना एफडीआई आया, पूरे देश में कितना निवेश हुआ, कितने लोग बाग निवेश करने को तैयार है? इस पे कहां बहस हो रही है? भारतीय जनता पार्टी इस पे बहस करे। दूसरी बात, आशीष खेतान जी से मैं कहना चाहूंगा, आप अभी अभी शुरू हुए हो, लेकिन जो आपने फ्री एजेंडे पे चुनाव लड़ा था, क्या उस त्यागी जी अभी थोड़ा ट्विस्ट दे रहे हैं? मैं ट्विस्ट नहीं दे रहा। वाईफाई के बारे में जब प्रवक्ता बोलते थे, ये बोलते थे कि वाईफाई फ्री मिलेगा। अब ये आ रही है बात कि वाईफाई जो हम सर्टेन कॉर्नर्स में लगाएंगे वाईफाई को, और वहां सिर्फ आधे घंटे का वाईफाई मिलेगा। तो देखिए, निश्चित रूप से प्रवक्ताओं को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि मैनिफेस्टो में क्या चीज है और वो क्या बोल रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी से मेरा कहना है, मुझे याद आ रहा है राजीव त्यागी जी, मधुसूदन मिस्त्री साहब भी बिजली के खंभे पर चढ़े थे अरविंद केजरीवाल साहब के अंदाज में ही गुजरात में। पोस्ट उतारने के लिए तो चढ़े थे। देखिए, वो बात दूसरी थी, उसको आप ट्विस्ट मत दीजिए। देखिए, अब आपसे कहूंगा मैं ट्विस्ट मत दीजिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि देश को बेहतर जीवन मिलना चाहिए, लोगों को देश का विकास होना चाहिए, दिल्ली आगे बढ़नी चाहिए, दिल्ली खूबसूरत होनी चाहिए। उसके बारे में आशीष खेतान आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जनता को समझा नहीं पाए। सत्ता में इतने लंबे वक्त तक आप रहे, लंबे वक्त तक रहे, इसलिए विनोद अग्निहोत्री रहे। अब जनता ने हरा दिया, तो कोई भी दल कुछ भी कहे, प्रधानमंत्री कुछ भी कहें, लेकिन बिजली पर जमकर सियासत होती है और कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधने का प्रयास किया जाता है। चाहता हूं सिर्फ जी आऊंगा आशीष खेतान जी, जरा विनोद जी को सुन लेते हैं, बहुत देर से खामोश कहना चाहता हूं। बिल्कुल आऊंगा सर आपके पास, विनोद अग्निहोत्री जी। देखिए, ऐसा है अखिलेश, और उसमें आप पंजाब को जोड़िएगा, वहां भी श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की जो सरकार है, किस तरह से बिजली के बिल माफ किए गए। दरअसल क्या हुआ कि अगर इसके थोड़े इतिहास में जाए, वर्मा जी बैठे हुए हैं, ये जो पार्टियां किसान राजनीति करती हैं, वो जब पावर में आई या राजनीति के मुख्यधारा में, चाहे पंजाब में अकाली दल हो, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार हो, हरियाणा में चौधरी देवीलाल की सरकार पार्टी रही हो, चौधरी अजीत सिंह की पार्टी, ये जो पार्टियां थी, दक्षिण में देवगौड़ा जी की पार्टी, कर्नाटक में जो किसान राजनीति करने वाली पार्टियां थी, उन्होंने सबसे पहले नारा दिया था कि बिजली का जो है बिल जो है हम माफ करेंगे, किसानों को फ्री बिजली मिले, मुफ्त बिजली मिले। और भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन ही इस मुद्दे पर हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, शामली में करमू खेड़े की बिजली धरना देकर के बिजली के बढ़े हुए दामों के खिलाफ। तो बिजली का मुद्दा राजनीति में वहां से शुरू हुआ। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी भी इसमें आई। भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि शहरी पार्टी उस समय थी मूल रूप पर, तो शहरी उपभोक्ताओं को भी उन्होंने जो है लुभाने के लिए उन्होंने बिजली की राजनीति शुरू की। ठीक है, दिल्ली में क्या है, दिल्ली में चूंकि आम आदमी पार्टी की जो कसौटी है उसकी सफलता की, वो 3 मुद्दों पर होनी है। बिजली आधे दाम पर, मुफ्त पानी
वाईफाई वगैरह तो जो बात कीजिए, और तीसरा भ्रष्टाचार मुक्त शासन और महिला सुरक्षा, इन 3-4 मुद्दों में कसौटी होनी है। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दोनों इस इंतजार में है कि कब आम आदमी पार्टी उसमें असफल साबित हो, तो हम अपने रोटियां सेके। देखो सच्चाई है ये। तो आलोचना, लेकिन अच्छा देखिए, मैं ब्रेक पे जाऊंगा। विनोद, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो लोग बिजली देने का वादा कर रहे हैं, इनके पास बिजली नहीं है। नाम भले न लिया हो, लेकिन इशारा उनका दिल्ली की तरफ ही हर कोई समझता है। इसमें संबित पात्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन देखिए टकराव की स्थिति बन तो रही है। मेरे पास एक और उदाहरण है। अतिक्रमण न हटाने का फैसला किया दिल्ली सरकार ने। केंद्र सरकार की तरफ से बयान आ गया है, बीजेपी का जो बयान है उसमें यह कहा गया है कि केंद्र के हाथ की यह चीज है, ये दिल्ली सरकार नहीं कर सकती है। तो बिजली पर दिया गया प्रधानमंत्री मोदी का बयान हो या फिर अतिक्रमण को लेकर दिल्ली सरकार ने जो फैसला किया, अतिक्रमण न हटाने का फैसला, उस पर जो बयान आ गया है बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि दरअसल ये दिल्ली सरकार के हाथ में है ही नहीं। कहीं ना कहीं डॉक्टर संबित पात्रा, एक स्थिति ये बनती नजर आ रही है। आता हूं आपके पास, मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए। ये स्थिति बनती नजर आ रही है कि आप लोग कुछ स्पीड ब्रेकर्स लेकर घूम रहे हैं, रेडीमेड स्पीड ब्रेकर्स। केजरीवाल साहब की गाड़ी आगे बढ़ी नहीं कि आप लगा देंगे उसके नीचे। बिल्कुल नहीं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। देखिए, आपने अभी एक एडवर्टाइजमेंट दिखाया भारतीय जनता पार्टी का कि हमने भी वादा किया था कि 50% बिजली के दर घटाएंगे। हमने उसका पूरा एक मॉडस ऑपरेंडी, पूरा एक रोड मैप दिया था कि हम प्रतिस्पर्धा कराएंगे डिस्कॉम्स के बीच में। हमने कहा था कि हम एलईडी बल्ब के माध्यम से कराएंगे। हमने कहा था वैकल्पिक माध्यम, अर्थात सोलर एनर्जी इत्यादि। जी की पार्टी चाहती है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और उधर भारतीय जनता पार्टी भी कहती थी पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जबकि मैनिफेस्टो में खामोश रही। पूर्ण राज्य के मामले में भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? तो मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप बोलिएगा। बिल्कुल, मुझे अखिलेश जी ने अलाउ किया, इसलिए बोला संबित जी। मैं पूरा 1 मिनट, बिल्कुल छोटे में संबित पात्रा जी, वक्त नहीं सेगमेंट में मेरे पास। अखिलेश जी, मैं अलाउ सर 10 सेकंड में प्लीज सर। देखिए, हमारे पास एक रोड मैप था उन चीजों को अचीव करने का। मैं निवेदन करूंगा आम आदमी पार्टी को कि हम सहयोग करेंगे अगर उनको रोड मैप की आवश्यकता है। सब आम आदमी पार्टी को दे दो, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए उसमें। मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा संबित पात्रा जी, बीच में रोक रहा हूं, लेकिन बीएम वर्मा जी, क्या बिजली की वाकई कमी है हमारे देश में? नहीं, पॉलिटिकल विल की कमी है? बिल्कुल नहीं है। बहुत लोग ये समझते हैं कि हमारे पास बिजली की शॉर्टेज है। हमारे पास ऑलमोस्ट 1 लाख मेगावाट की सरप्लस कैपेसिटी है, जो कि कोयला ना होने से, गैस ना होने से चल नहीं पा रही या किसी और कारणों से चल नहीं पा रही। उसे मेजर रीजन है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। तो नियत में खोट है अगर अरविंद केजरीवाल बिजली को लेकर ये कहते हैं। एक बार मैं 10 सेकंड में, वक्त बिल्कुल नहीं, 10 सेकंड मैं दिल्ली के माफी चाहूंगा। वर्मा जी की बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी अनयूटिलाइज्ड है, अंडर यूटिलाइज्ड है, कैपेसिटी पूरी नहीं है। मैं खुद उत्तर प्रदेश तमाम सारे बिजली घरों के बारे में जानता हूं, मध्य प्रदेश के। अगर उनको ढंग से चलाया जाए और पूरी नियत के साथ जो बिजली सुधारों की बात हो रही है, जिसको यूपीए सरकार से लेकर के और पीयूष गोयल जी भी लगातार कह रहे हैं, वो अगर ढंग से लागू किए जाए इलेक्ट्रिक पावर रिफॉर्म्स, तो शायद बहुत इसी सुधर सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का चर्चा में शिरकत करने के लिए।